बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसमें मैं आपको बताऊंगी कि मोड्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होते हैं। हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा, क्लासिफिकेशन में हमने क्या डिस्कस किया कि जब आप डिफरेंट क्लासेस या ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हो अपने डेटा को, वो हमारे पास करता है क्लासिफिकेशन। ये जो क्लासिफिकेशन आप पढ़ रहे हो, टेबुलेशंस पढ़ रहे हो, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ रहे हो स्टूडेंट, ये आप डेटा को प्रेजेंट करने के मेथड है कि आप प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के जो चैप्टर में पढ़ते हो कि आपने डेटा को किस तरह प्रेजेंट करना है। प्रेजेंट आप कैसे कहते हो कि आपका जब डेटा बहुत ज़्यादा लार्ज होता है, आप उसको ऐसी शेप में लाते हो कि वो आपके लिए इजीली टू अंडरस्टैंड हो जाए और आपका जो सेव टू मेंटल स्ट्रेन है कि आप सरदर्दी को ख़त्म कर सको एंड अपनी वैल्यूज़ को अच्छे तरीके से क्लासिफाइड कर सको। अब सबसे पहले आ जाते हैं क्लासिफिकेशन। इसी तरह हमने टैबुलेशन, स्टैम्प एंड लीव, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, डायग्रामेटिकली, ग्राफिकली, ये तमाम वो मेथड हैं जिससे हम अपने डेटा को लिमिटेड फॉर्म में कर देते हैं। और इनका एक हमारे पास बेनिफिट ये होता है क्लासिफिकेशन का कि जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, वो आपके पास नुमाया हो जाते हैं। अब क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं कि व्हाट इज द मोड्स ऑफ द क्लासिफिकेशन। तो मोड्स ऑफ द क्लासिफिकेशन आज हम आपके साथ में डिस्कस करूंगी। आपको स्टूडेंट मैं बताऊं कि देयर आर द 4 मोड्स ऑफ द क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट हमारे पास जो मोड ऑफ क्लासिफिकेशन होता है वो हमारे पास होता है जियोग्राफिकल मोड ऑफ क्लासिफिकेशन है। ये जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन आपके पास आ जाती है। इसी तरह सेकंड मोड ऑफ जो हमारे पास है, फर्स्ट मैं नेम लिख देती हूँ, फिर इनसे रिलेटेड मैं आपको एग्जांपल देती हूँ और समझाती हूँ। देन क्रोनोलॉजिकल हमारे पास आ जाते हैं, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आ जाते हैं। इसी तरह थर्ड पे जो हमारे पास आ जाते हैं वो आपके पास होता है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। एंड जो फोर्थ पे स्टूडेंट आपके पास मोड्स ऑफ द क्लासिफिकेशन है वो होता है क्वांटिटेटिव। वो हमारे पास क्या होता है? क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। अब स्टूडेंट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज फोर्स? ठीक है कि हमारे पास ये जो दीज 4 मोड्स गिवन हैं, इनमें डिफरेंस क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग अबाउट द जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। देखिए स्टूडेंट, जियोग्राफिकल आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें प्लेसेस, एरिया ये इन्वॉल्व होंगे। तो हम कहते हैं जो जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन होता है वो क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू प्लेस, एरिया और रीजन। अगर आपकी क्लासिफिकेशन आप कर रहे हो प्लेस, रीजन या एरिया के हिसाब से, तो उसको आप क्या कहोगे? जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन आप कहोगे। इसी तरह नेक्स्ट अगर आप क्रोनोलॉजिकल और क्लासिफिकेशन कहते हो, तो क्रोनोलॉजिकल क्या होता है कि इसमें आपके पास टाइम इन्वॉल्व हो जाता है। क्रोनोलॉजिकल क्योंकि आप अक्सर टाइम सीरीज में जब डिस्कस कर रहे थे तो यू आर डिस्कसिंग अबाउट द क्रोनोलॉजिकल सीरीज। तो क्रोनोलॉजिकल सीरीज इट्स रिलेट टू द टाइम, ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू टाइम होती है। जब टाइम इन्वॉल्व हो जाता है दैट इज कॉल्ड द क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जब स्टूडेंट आपके पास टाइम इन्वॉल्व होगा तो आप उसको कहोगे ये क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस है। इसी तरह टाइम सीरीज की एग्जांपल्स जिस तरह हम पढ़ते थे कि मंथली आपके पास एग्जांपल्स मैंने आपको दी थी, जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी बिल आ जाता है, डेली बेसिस पे आप एग्जांपल दे सकते हो, जिस तरह सो ऑन आप दे सकते हो, जिस तरह आप पोटैटोज़ की कीमतें ले सकते हो, मतलब वो तमाम चीज़ें जिसमें आप टाइम इन्वॉल्व करो, तो वो आपके पास क्रोनोलॉजिकल। क्वालिटेटिव आपको शो कर रहा है एट्रीब्यूट्स को, आपकी क्वालिटी को। जब आप क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन करते हो अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट्स दैट या अकॉर्डिंग टू क्वालिटी, दैट इज कॉल्ड द क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन का तो आपको मेन कॉन्सेप्ट क्लियर है कि आपने डिफरेंट क्लासेस और ग्रुप्स में डिवाइड करने। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशंस क्या होता है कि आप एट्रीब्यूट्स या क्वालिटी के हिसाब से अगर क्लासेस बना रहे हो, ग्रुप्स बना रहे हो, दैट इज कॉल्ड द क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। और हम कहते हैं कि इसमें जिस तरह हमारे पास कलर्स के हिसाब से आप कह सकते हो, कलर हो गया, क्वालिफिकेशन हो गया, तो ये हमारे पास क्या होती हैं स्टूडेंट? क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशंस की एग्जांपल्स हैं। इस तरह क्वांटिटेटिव में क्या होता है? आपके पास न्यूमेरिकल नंबर इन्वॉल्व होते हैं। आप जब कहते हो कि अगर आपके पास आप डिवाइड कर रहे हो, क्लासेस बना रहे हो, क्लासिफाइड कर रहे हो अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल डेटा, न्यूमेरिकल वैल्यूज, मैग्नीट्यूड ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यूज, तो दैट इज कॉल्ड द क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। जैसे आप इनकम को मेजर करते हो,
इसी तरह आपके पास इनकम आ गई, हाइट, वेट, ये तमाम जो है इनको आप मेजर करते हो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में। तो जब आप न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में मेजर करते हो तो दैट इज़ कॉल्ड द क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। अब स्टूडेंट अगेन आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, क्लासिफिकेशंस आपके पास क्या होते हैं, जब आप अपने डेटा को क्लासेज और ग्रुप्स में डिवाइड करते हो दैट इज़ कॉल्ड द क्लासिफिकेशन। अगर आपसे पूछा जाए कि मोड्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है तो आपने बताना देयर आर द 4 मोड्स ऑफ क्लासिफिकेशन। फर्स्ट इज द जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, सेकंड इज द क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, थर्ड इज द क्वालिटेटिव एंड फोर्थ इज द क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। नाम से ही पता चल रहा है जियोग्राफिकल आप जो क्लासिफिकेशन करोगे वो अकॉर्डिंग टू प्लेसेस होगी, अकॉर्डिंग टू रीजन होगा, अकॉर्डिंग टू एरिया होगा। क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो आप करोगे उसमें आपके पास टाइम इन्वॉल्व होगा, जिस तरह मंथली, डेली या ईयरली डिस्कस करते हो, ठीक है, तो वो आपके पास क्या आ जाता है, क्रोनोलॉजिकल आ जाता है। क्वालिटेटिव क्या आ जाता है, क्वालिटेटिव जिसमें आपके पास क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू क्वालिटी या एट्रीब्यूट्स की जाती है, एज लाइक कलर, क्वालिफिकेशन, सेक्स, एक्स्ट्रा, सो ऑन, इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। क्वांटिटेटिव क्या होता है, जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज आर के क्लासिफिकेशंस आर डूइंग अकॉर्डिंग टू क्वांटिटेटिव वैल्यूज। तो हमारे पास जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं अगर उसके थ्रू आप क्लासिफिकेशन कर रहे हो तो दैट इज कॉल्ड द क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। इसमें आप कह सकते हो इनकम, हाइट, वेट, सो ऑन। तो ये हमारे पास मोड्स ऑफ द क्लासिफिकेशन है। आई होप स्टूडेंट आपको मोड्स ऑफ क्लासिफिकेशन अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अगर आपको फिर भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें ताकि सब इससे फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके पास है कि लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी क्या होता है और लॉ ऑफ इनर्टी ऑफ लार्ज नंबर्स क्या है। लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी क्योंकि मैंने आपसे डिस्कस किया भी है प्रीवियस, लेकिन मैं अगेन आपसे डिस्कस कर रही हूँ कि लॉ ऑफ रेगुलरिटी क्या होता है। स्टूडेंट हमारे पास जब लॉ ऑफ रेगुलरिटी की बात आ जाती है तो हम कहते हैं कि लॉ ऑफ रेगुलरिटी अगर आपने डिस्क्राइब करना है तो हम कहते हैं द लॉ स्टेट दैट अ रीजनेबल लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द लार्ज ग्रुप ऑफ आइटम्स विल बी ऑन द एवरेज बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लार्ज ग्रुप और पॉपुलेशन। कि आप कहते हो कि आपने अगर आपके पास लार्ज पॉपुलेशन है, अगर आपके पास लार्ज पॉपुलेशन है तो आपने एज अ सैम्पल लार्ज ग्रुप ऑफ द सैम्पल सेलेक्ट करने हैं जो कि रिप्रेजेंट करेंगे आपकी पॉपुलेशंस को, एंड दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी। कि जब आपके पास लार्ज ग्रुप ऑफ द नंबर होंगे, लार्ज ग्रुप ऑफ द पॉपुलेशन होगा, उसमें से आप जो सैम्पल सेलेक्ट करोगे वो लार्ज ग्रुप ऑफ आइटम्स सेलेक्ट करोगे जो कि रिप्रेजेंट करेंगे आपके लार्ज ग्रुप ऑफ द डेटा को। इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ रेगुलरिटी। इसमें हमारे पास एक वर्ड आ जाता है लॉ ऑफ इनर्टी ऑफ द लार्ज नंबर। लॉ ऑफ इनर्टी ऑफ द लार्ज नंबर आपके पास क्या है एंड लॉ ऑफ इनर्टी ऑफ स्मॉल नंबर्स क्या है। स्टूडेंट जब आप डिस्कस करते हो लॉ ऑफ इनर्टी ऑफ लार्ज नंबर तो आप कहते हो कि स्मॉल नंबर अगर हम कह रहे होते हैं ये लार्ज नंबर, तो लार्ज नंबर का अगर आप कहते हो तो हम कहते हैं द लॉ ऑफ इनर्टी स्टेट दैट द लार्ज नंबर ऑफ एग्रीगेट्स आर मोर स्टेबल देन स्मॉल वंस। आपके पास जो लार्ज नंबर होते हैं स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी में या वो आपके पास मोर बेटर होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू स्मॉल नंबर्स। क्योंकि आपके पास नंबर्स तो दोनों भी होते हैं, स्मॉल भी होते हैं, लार्ज भी होते हैं। बट वी आर सेइंग इन द लॉ दैट लॉ ऑफ द इनर्टी ऑफ लार्ज नंबर हम क्या कहते हैं कि लार्ज नंबर आर बेटर एंड स्टेबल एज कम्पेयर टू स्मॉल नंबर्स। कि हमारे पास लार्ज नंबर ज़्यादा बेटर होते हैं, स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू स्मॉल नंबर्स होते हैं। और जो स्मॉल नंबर्स होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, हम कहते हैं द रेशियो ऑफ स्मॉल नंबर्स ऑफ आइटम हैविंग सम डिस्टिंग्विशेबल कैरेक्टरिस्टिक्स टू द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स इन द पॉपुलेशन रिमेन कांस्टेंट इवन थ्रू द पॉपुलेशन साइज इज इमेंसली इंक्रीज्ड। अब स्टूडेंट हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास स्मॉल नंबर हैं, लार्ज ग्रुप ऑफ हम कहते हैं जो लार्ज नंबर होते हैं वो मोर बेटर हैं, मोर स्टेबल हैं एज कम्पेयर टू स्मॉल नंबर। लेकिन अगर हमारे पास लार्ज नंबर नहीं आए बल्कि हमारे पास स्मॉल नंबर्स आ गए तो हम उनको एज अ कांस्टेंट कंसिडर कर देते हैं लार्ज ग्रुप ऑफ द डेटा में। इससे रिलेटेड मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आप कहते हो फॉर एग्जांपल स्कूल एडमिशन्स की मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि स्कूल एडमिशन हो रहे हैं
आपने क्या करना है कि सपोज ए स्कूल एडमिट्स ऑल गुड स्टूडेंट्स, वो अच्छे स्टूडेंट्स को सेलेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि उनका होता है कि हमारे पास टेस्ट लिए जाते हैं, लेकिन उनमें से जो सम स्टूडेंट्स हैं वो क्या रखते हैं, पुअर इंटेलिजेंस रखते हैं, उनके पास पुअर इंटेलिजेंस हैं, वो इतने ज़हीन नहीं हैं उनमें से सम स्टूडेंट्स जो हैं, लेकिन सेलेक्ट हमने क्या करने हैं, सेलेक्ट हमने गुड स्टूडेंट्स करने हैं। लेकिन उस स्कूल में जहाँ पे आप एडमिशन ले रहे हो सम पुअर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं। अब आप क्या करते हो, द रेशियो ऑफ सच स्टूडेंट्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट विल रिमेन द सेम इवन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल इज़ डबल ट्रिपल। अगर हम अपनी जो एडमिशन है वो डबल कर लेते हैं या ट्रिपल कर लेते हैं, इससे आपके जो पुअर स्टूडेंट हैं उन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। आपके जो गुड स्टूडेंट्स हैं, जो एडमिशन हो रहे हैं, वो सेम उसी तादाद में होते रहेंगे। अगर फॉर एग्जांपल आपके एडमिशन जो हैं वो 100 हो रहे हैं गुड स्टूडेंट्स, आपके पास जो टोटल तादाद है स्कूल एडमिशन की वो 100 है, उसमें से 5 अगर पुअर स्टूडेंट्स हैं और आप अगर और एडमिशन कर रहे हो, आप डबल एडमिशन कर रहे हो, ट्रिपल एडमिशन कर रहे हो, आपकी जो तादाद है वो पुअर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स की वो रिमेन कांस्टेंट ही रहेगी, वो सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। तो हमारे पास क्या होता है कि व्हेन वी हैव द लार्ज नंबर ऑफ द इनर्टिया, लॉ ऑफ इनर्टिया, then small number remain the constant. if population increase immensely increase, अगर एकदम से इंक्रीज हो रही है तो उससे हमारे पास स्मॉल नंबर्स पे कोई असर नहीं पड़ेगा, तो ये हमारे पास आ जाती हैं वैल्यू। इसी तरह अगर लॉ ऑफ डिक्रीजिंग वेरिएशंस आ जाता है तो लॉ ऑफ डिक्रीजिंग वेरिएशन इंडिकेट्स दैट द वेरिएशन इन द सैंपल्स टेंड टू रिड्यूस एज सैंपल साइज इंक्रीज। डिक्रीजिंग वेरिएशंस क्या होता है स्टूडेंट, कि वेरिएशंस हमारे पास जब ज़्यादा होती हैं इट्स मीन एरर्स आने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, लेकिन अगर आप सैम्पल साइज इंक्रीज करते जाते हो तो एरर मस्ट बी डिक्रीज, एंड दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ द वेरिएशन डिक्रीज। कि आप वेरिएशंस को डिक्रीज कैसे कर सकते हो, कि आपके पास जब वेरिएशन इन द सैम्पल टेंड्स टू रिड्यूस एज द सैम्पल साइज इंक्रीज, आप जैसे जैसे सैम्पल साइज इंक्रीज करते जाओगे आपकी वेरिएशन रिड्यूस हो जाएंगी। तो ये हमारे पास स्टैटिस्टिकल में कुछ लॉस थे जो कि आपने सिंपली याद रखने हैं कि लॉ ऑफ इनर्टी ऑफ लार्ज नंबर के हैं, ये लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी के हैं। आई होप स्टूडेंट आपका कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हुआ होगा। अगर आपको फिर भी किसी किस्म की प्रॉब्लम है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 2 जो आपके पास है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, उसके जो पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। मैं ईच एंड एवरी चैप्टर के जो 5 टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट, जो पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, वो आपके साथ डिस्क्राइब कर रही हूँ। बिकॉज बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जॉब भी साथ कर रहे हैं, साथ स्टडी भी कर रहे हैं, तो समटाइम्स ऐसे होता है कि आपके कोई घर के प्रॉब्लम की वजह से, किसी और प्रॉब्लम की वजह से आप तैयारी नहीं कर पाते, तो आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता देती हूँ, अगर वो भी आप तैयार कर लेते हो ना तो आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। अब हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास जो चैप्टर है सेकेंड, उसका नाम है जी प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के मैं आपको 5 टॉपिक करवाऊंगी। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा 5 टॉपिक्स जो आपने तैयार करने हो और आपके पेपर के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें फर्स्ट हमारे पास क्या है, फर्स्ट हमारे पास है जी फ्रीक्वेंसी कर्व। अच्छा, फ्रीक्वेंसी कर्व हो गया और फ्रीक्वेंसी कर्व से रिलेटेड क्वेश्चन, फ्रीक्वेंसी डेटा से मैं आपको बता देती हूँ, फ्रीक्वेंसी डेटा से रिलेटेड जो आपके पास क्वेश्चन हैं, ठीक है, वो आपके पास आते हैं पेपर में, और जो लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं ये आपने तैयारी करनी है। फ्रीक्वेंसी आप जिन्हें आपके पास रॉ डेटा गिवन होता है, आपने उनकी क्लासेस बनानी होती हैं, टैली मार्क्स लगाने होते हैं। टैली मार्क्स क्या होते हैं कि जितनी बार वो आ रहा है डेटा 1 2 3 बार आ रहा है तो ये लिखना है, 5 बार आ रहा है तो आप ऐसे करोगे, और फिर आपने उसकी फ्रीक्वेंसीज बनानी होती है कि 3 है 5 है, तो ये जो फ्रीक्वेंसीज बनानी है ना, फ्रीक्वेंसीज वो आपके पास आ जाएगा जी फ्रीक्वेंसी कर्व में। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपको एग्जाम्स में गिवन होते हैं। तो आपने फ्रीक्वेंसी डेटा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं ना टैली मार्क्स वाले, वो आपने मस्त तैयार करने हैं, और ये कोई मुश्किल नहीं है, आपने सिर्फ अपनी फ्रीक्वेंसी जो है वो डिस्क्राइब करनी होती है। तो यहाँ पे आपने फ्रीक्वेंसी डिस्क्राइब कर। दूसरा आपके पास जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में, वो डायग्राम और ग्राफ। अच्छा, इसमें मैं आपको एक कहूंगी कि डायग्राम और ग्राफ मुश्किल नहीं है, मैंने आपको अपनी प्लेलिस्ट में भी बताया हुआ, आप प्लीज इसकी काइंड्स भी देख लिया जाएगा। एक तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डायग्राम एंड ग्राफ एंड व्हाट काइंड्स वी हैव द डायग्राम एंड द ग्राफ, ठीक है। तो आपने एक नजर
डायग्राम और ग्राफ देखना है। अगर आप मेरी वीडियोस जाके देखोगे ना, जो मैंने आपको डायग्राम और ग्राफ के बना के दिए, उसमें स्टूडेंट मैंने उन काइंड्स के बिल्कुल 3-3 4-4 लाइंस की ना डेफिनेशन बना के आपको ग्राफ बना के डायग्राम बना के एक्सप्लेन किया हुआ। अगर आपको समझ में आ जाता है ना तो आप इजीली उसको लिख लोगे। आप जाके देखिए प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा जो चैप्टर है ना, इसमें मैंने प्ले लिस्ट में आपको थ्योरी और एग्जांपल्स करवाई हुई है। एक तो फ्रीक्वेंसी डेटा के आपने मस्ट क्वेश्चंस देखने हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कर्व का आपको पता होना चाहिए। डायग्राम एंड ग्राफ की जो है वो आपके पास इंपॉर्टेंट है, इनके डिफरेंस क्या और क्या। फिर क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन का डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन, ये आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके इस चैप्टर में। 4 आपके पास आ जाता है जी टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कर्व, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कर्व। अब वैसे तो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा जो आपके पास है वो काफी बड़ा चैप्टर है आपका, ठीक है, इसमें बड़े लॉन्ग, लेकिन ये मेन आपके पास है जो आपको पता होना चाहिए प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के। और अगेन मैं आपको लिख कर दे रही हूँ स्टूडेंट, 5 ईयर पेपर मस्ट तैयार करें, ठीक है। ये आपके पास बहुत ज्यादा आपको हेल्प आउट करेंगे और आपके पास तो आपको पैटर्न पता चल जाएगा, दूसरा वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे थे। इनमें भी अगर मैं आपको बताऊं ना कि ये जो 4 टॉपिक बताए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक फ्रीक्वेंसी डेटा वाला कर्व और फ्रीक्वेंसी डेटा के क्वेश्चन, और दूसरा टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कर्व। टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कर्व आपके पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कर्व में सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, J-shaped distribution, U-shaped distribution, that is the most important types of frequency curve and frequency curve से related आपके पास जो क्वेश्चन है। अब ये हमारे पास जो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है उसके मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास जो कह सकते हो कि पेपर में आने की 80% चांसेस हैं वो आपको बता दिए हैं टॉपिक। इसी तरह मैंने आपको जितने भी चैप्टर्स हैं उनके 5 जो हैं वो आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, इनके टॉपिक्स जो आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट और पेपर में आने के चांसेस है। अब एक चीज आपको बता दीजिए, जो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है ना, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एंड इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इनके दो जरूरी नहीं है कि आपको फुल क्वेश्चन इसी में ही आ सकता है। हाँ, हो सकता है फुल क्वेश्चन प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में से आ जाए या फुल क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स में जा जाए। वो थ्योरी आपके पास इजी है, वो इजीली आप अगर समझते हो तो आपको समझ में आ जाएगी। आपने प्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक अक्सर मिला के 2 क्वेश्चन भी, वो 2 चैप्टर्स को मिला के बनाते हैं। आपका जो क्वेश्चन है वो दोनों चैप्टर्स को भी मिला के बनाया जा सकता है, तो ये आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे तो आपके पास क्लासिफिकेशन, एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन, टैबुलेशन है, फिर उसमें हमारे पास मेन पार्ट्स ऑफ द टेबल एंड इट्स कंस्ट्रक्टेड, ये मतलब बहुत ज्यादा, फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्लास लिमिट्स, क्लास बाउंड्रीज, क्लास मार्क, क्लास विड्थ एंड कंस्ट्रक्टिंग अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपके पास डिफरेंट टॉपिक्स जो हैं। अच्छा, ये डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके पास आ सकते हैं। अब इसके वैसे तो ढेर सारे टॉपिक हैं, लेकिन ये मैंने आपको कह लो कि समरी बता दिया। अच्छा, इसमें एक और जो मैंने आपको कहा ना कि जिस तरह आप ग्राफ के बारे में, तो ग्राफ की 4 से 5 तो इनकी टाइप्स हैं। हिस्टोग्राम होगी, जैसे कि हिस्टोरीग्राम होगी, फ्रीक्वेंसी कर्व हो, यानी हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी कर्व हो गया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हो गया, कैम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, और उजीव हमारे पास ये 4 से 5 इसकी जो है काइंड्स हैं। तो अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डायग्राम एंड ग्राफ आ जाता है, ठीक है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है और इनकी टाइप्स वो एक नजर देख लेना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्लासिफिकेशन एंड टैबुलेशन, इनका डिफरेंस क्या है। फ्रीक्वेंसी डेटा के अगेन एंड अगेन रिपीट कर रही हूँ, इसके जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंसी कर्व एक बार ही देख लेना, एंड मेन जो है इसमें फ्रीक्वेंसी डेटा के क्वेश्चन एंड टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कर्व, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ये प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के मैंने आपको टॉपिक्स डिस्कस कर दिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर्स भी आपके साथ इसी तरह डिस्कस करूंगी। आपको अगेन बताती जाऊँ स्टूडेंट, जो इनसे रिलेटेड एक्सरसाइज है, बहुत सारे स्टूडेंट, क्योंकि मैंने थ्योरी और एग्जाम्पल्स तो करवाई हुई थी आपको फुल चैप्टर की, इनसे रिलेटेड जो एक्सरसाइज और इम्पोर्टेंट हिंट कह रहे थे कि मैम हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम पेपर की तैयारी कर सकते हो, उनके लिए इम्पोर्टेंट मैं आपको बता रही हूँ टॉपिक्स, और इनकी एक्सरसाइज में आपको साथ साथ करवाती जा रही हूँ। एक्सरसाइज में आपको बोर्ड पे नहीं करवा रही, बिकॉज उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम रिक्वायर्ड होता है, तो वो मैं आपको जो मेरे पास पीडीएफ फॉर्म में नोट्स हैं उसमें आपको मैं समझाती जा रही हूँ। तो इंशाल्लाह आप देखोगे और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करोगे ताकि सब स्टूडेंट्स जो है इस चीज से फायदा उठा सके।
स्टूडेंट, अगर आपको किसी भी किस्म का प्रॉब्लम है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, आप मुझे कमेंट्स में बताओगे। मेरी कोशिश होती है कि अगर जो भी आपके प्रॉब्लम है पहले मैं उनको सॉल्व कर सकूं। दूसरा, अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में कह सकते हो, मैं आपको अपना नंबर शेयर कर